अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, सो फॉर हम लोगों ने देखा है कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है। हमने उसको जेनेरिकली डिफ़ाइन किया एंड वी हैव सेड दैट कि हमें उसके लिए बेसिस की ज़रूरत है एंड दैट बेसिक्स आर द सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी में हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे, ठीक है। पहले सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स क्या होते हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं, पार्टीशन क्या होती है, ठीक है। सो वी हैव सीन ऑल दीज जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसकी जो चीज़ें हमारे पास सेट थ्योरी की। उसके साथ साथ फिर हमने देखा कि इसको इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे हमने बात की थी सेट, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम उसे इवेंट कहेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी में सेट है तो प्रोबेबिलिटी में उसको इवेंट कहेंगे। सेट थ्योरी के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, अब हम उसे प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से सेट अलजेब्रा में हमारे पास एलिमेंट होता है और यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आउटकम होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी तो हमने कहा था कि हमें प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्सियम्स की और फिर थ्योरम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो एक्सियम्स हमारे पास हमने डिफ़ाइन किया था कि ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। और आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो भी, हम जो आज का टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, हमारे पास सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं एक्सियम्स पर बेस करती है। अगर तो ये एक्सियम्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं तो समझ लें कि आपको 50% प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब बाकी जो 50% है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट सिनेरियोज में, जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चैप्टर्स में साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सो अ प्रोबेबिलिटी मेजर पी डॉट, ठीक है। समटाइम्स हम इसको पी डॉट एज अ फंक्शन भी ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फंक्शन का यही फ़ायदा होता है कि जो कुछ हमारे पास आर्गूमेंट गिवन है उस आर्गूमेंट की बेस के ऊपर हमें जो भी फंक्शन है वो रिजल्ट देता है, ठीक है, जिसे हम उसकी रिटर्न वैल्यू कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारे पास ये एक फंक्शन है पी और ब्रैकेट्स में हम इसको डॉट लिखते हैं। सो वी कॉल इट एज अ फंक्शन दैट मैप्स events in the sample space to real numbers such that ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मेजर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, तो हमने उसको क्या कहा है कि वो मैप करता है कोई भी इवेंट जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसको मैप क्या करता है, सैम्पल स्पेस से एक रियल नंबर ला के देता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास 0 और 1 को, 0 और 1 के अंदर हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है, 0 से 1 तक हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है। अब नॉर्मली हम इसको परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम इसे परसेंटेज में लिखते हैं। सो 0 मीन्स 0% चांस ऑफ समथिंग, 1 मीन्स 100% चांस, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान रहती है, ना 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो इसी बेस के ऊपर हमारे पास जो पहला एक्सियम है, एक्सियम 1, एक्सियम 1 क्या कहते हैं, फॉर एनी इवेंट
ए, कोई भी हम इवेंट ए है, ठीक है, हम उसको डिफाइन करते हैं। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया? सिंपल है ना पहला एग्जाम, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या उससे ज़्यादा होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल सी चीज़। हम दूसरा एग्जाम देखते हैं, वो क्या कहता है। एग्जाम 2 हमें क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस शुड बी इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए, सैंपल स्पेस की 1 से कम नहीं हो सकती। सैंपल स्पेस हमने क्या डिफाइन किया है? द फाइनेस्ट ग्रेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सो अब वो जो है तमाम पॉसिबल है ना, ठीक है। अब मैं कहूँ बारिश होगी या नहीं होगी, दिस इज अ सैंपल स्पेस। मैं अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लूँ तो 1 ही होगी। हाफ हमने कहा ना होने की है, हाफ होने की है सपोज, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं मिला लूँगा तो ऑब्वियसली 1 होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, क्योंकि अब हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? ठीक है। सो पहला एग्जाम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0 और कुड बी 0। दूसरा एग्जाम हमारे पास क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, शुड बी इक्वल टू 1, दैट्स इट। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इन दोनों एग्जाम्स को अगर और से देखें तो प्रोबेबिलिटी इवेंट कोई भी हो सकता है ना, ये, ठीक है, उसके अंदर एक आउटकम भी हो सकता है, 2 आउटकम भी हो सकते हैं, 3 आउटकम भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, किसी भी इवेंट की सबसे कम प्रोबेबिलिटी की क्या पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम से? 0। मैक्सिमम कितनी है? 1। ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। If you are having probability less than 0 means negative number, and if you have the probability greater than 1 means 1.01 is also wrong. ठीक है, डेली लाइफ में तो हम बोलते हैं ना 110%, 200% सही है जी, ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी डज नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग। ठीक है, टेक्निकली भी हम कुछ जगहों पे वी कैन गो बियॉन्ड 100%, बट दैट इज़ फॉर समथिंग एल्स। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हम देखेंगे तो वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। एक इवेंट ने होना है, पॉसिबल इवेंट है, होना है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या मुमकिन होता है? एक इवेंट ने होना है तो होना है, दैट्स इट। फॉर श्योर इवेंट है जो, ठीक है, मतलब क़यामत नहीं आई तो सुबह सूरज निकलेगा, दैट्स फॉर श्योर इवेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तीसरा जो हमारे पास एक्सियम है, ये क्या कहते हैं जी? फॉर एनी काउंटेबल कलेक्शन A1, A2 up to so on of mutually exclusive events। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट को देख लें। क्या कहते हैं कि कोई भी काउंटेबल कलेक्शन है हमारे पास सेट की A1 A2 अप टू सो ऑन, ठीक है, बट दैट मस्ट बी अकाउंटेबल। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट कैन बी अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है, कलेक्शन ऑफ सेट है, बट दैट मस्ट बी अ काउंटेबल सेट। ठीक, अब और दूसरी उसमें क्या है प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरसेक्शन हर दो जो इवेंट्स हैं A1, A2, A3, A4 जितने भी हैं उन सब की जो इंटरसेक्शन एक दूसरे के साथ, दैट शुड बी अ नल सेट, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। ठीक है, सो ऐसी सूरत में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन। ठीक है, याद रखें जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, सो वी कैन राइट दीज प्रोबेबिलिटी एज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्लस सो ऑन। जी अच्छा, इसको देख लें दोबारा एग्जाम 3 को। ये क्या कहता है कि हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन होना चाहिए सेट्स का। ये बात क्लियर होती है? 10 हो, 15 हो, 5 हो, 3 हो, वट एवर इट इज़। ठीक है, वी आर नॉट बाउंडिंग द नंबर एक्चुअली। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव रिटन काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इफ दे आर, तो एग्जाम 3 क्या कहता है कि अगर हम उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी लें, यूनियन कैसे निकालेंगे हम? पहले A1 का यूनियन A2 के साथ, फिर उसका रिजल्ट आएगा उसका यूनियन A3 के साथ, फिर उसका रिजल्ट आएगा यूनियन A4 के साथ, एंड सो ऑन। अब बजाय इसके कि हम ये इतना बड़ा यूनियन निकालें, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हम इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उनको ऐड कर दें। ठीक है, हम इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें और उनको आपस में ऐड कर दें। दैट वुड बी सिंपली विद द यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी हमारे पास, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड। और वो कंडीशन के, दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम इंटरसेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। सो एक्सियम 1 क्या कहता है जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा एक्सियम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। तीसरा एक्सियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इवेंट्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, अगर हम उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी लें तो वो किसके बराबर होगी? अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज हम इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को लेके ऐड कर दें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। सो दीज आर द 3 बेसिक एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज होल प्रोबेबिलिटी। सारी की सारी आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ेंगे वो सब इन्हीं 3 एक्सियम्स पे बेस करती है। ये 3 एक्सियम्स आपको समझ आ गए, इसको अप्लाई कैसे करना है समझ आ गया। सो दैट्स इट, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं, दैट्स क्वाइट सिंपल थिंग। ठीक है, ये 3 बेसिक रूल्स हैं बस। जैसे सर्किट्स में क्या है, KVL, KCL, ओम्स लॉ आपको आता है, दैट्स इट। यू कैन अप्लाई एनी थ्योरम्स ऑन दैट सर्किट में, क्योंकि आप बेसिक रूल्स को वायलेट नहीं कर सकते। यहां पर भी हम 3 बेसिक एक्सियम्स को वायलेट किसी पॉइंट पे नहीं कर सकते। जहां पे वायलेशन होगी वहां पे हमारी मिस्टेक है, हम कुछ गलती कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, so let's look at one theorem. थ्योरम क्या कहते हैं जी? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 एंड A2। ठीक है, अब ये सिंपल जो एक्सियम 3 से ड्राइव कर रहे हैं थ्योरम। ठीक है, क्योंकि हमने पहले बताया थ्योरम क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट हम लेते हैं, हमारे ज़हन में आ गई एक स्टेटमेंट आ गई, देन वी हैव टू प्रूव इट, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, सो अब ये थ्योरम है, ये थ्योरम क्या कहता है कि हम
काउंटेबल कलेक्शन की बात की थी एक्सियम 3 में, तो अब हम क्या कहते हैं कि दो इवेंट्स ले लें, तो ऑब्वियसली दैट यूजिंग हमारे पास जो एक्सियम 3 है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, क्योंकि हमने लिख भी दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम लिख सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। अच्छा, एक और थ्योरम है, वो क्या कहता है जी कि अगर A हमारे पास हो A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AM, हमारे पास AM इवेंट्स हैं, and obviously they are mutually exclusive, means that AI intersection AJ is null set for I is not equal to J, ठीक है, for I is not equal to J. So अब ये क्या कहता है, ये थ्योरम सिंपली वही एक्सियम 3 अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to M प्रोबेबिलिटी ऑफ A I, सेम सिर्फ समेशन फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, ठीक है, हमने सिर्फ इसको क्या किया है, समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, एंड इट्स स्टेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो देखते हैं क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी measure P dot satisfied। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ याद रखें, हमने अभी बात की है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट। देखिए जेनेरिकली ये थोड़ा आगे चल के एक टॉपिक आएगा, बट जस्ट टू ट्राई टू मेक योर माइंड क्लियर कि आप एक जेनेरिकली बात करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज 50%। एक आम सा क्वेश्चन जेन में राइज होता है, अगर मैं 10 दफ़ा हेड टॉस करूं, वो सॉरी कॉइन टॉस करूं, तो 5 दफ़ा हेड आना चाहिए, 5 दफ़ा टेल आना चाहिए, नहीं होता, तो फिर प्रोबेबिलिटी 50% कैसे हुई? देखो, किसी चीज़ के होने के चांस 50% है, मैं 10 दफ़ा कॉइन टॉस करता हूं, तो देयर शुड बी 5 टाइम्स हेड एंड 5 टाइम्स टेल्स, बिकॉज दे हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी, इक्वल चांसेस है ना दोनों के होने के। यहां पर एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो हम कहते हैं, जैसे रोलिंग अ डाई, ठीक है, कि हम डाई को रोल करते हैं, ठीक, अब जो डाई को रोल करते हैं तो वो क्या है प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 हम कहते हैं, तो मतलब 6 दफ़ा डायल करें तो एक दफ़ा 1 आना चाहिए, एक दफ़ा 2 आना चाहिए, एक दफ़ा 3 आना चाहिए, एक दफ़ा 4, एक दफ़ा 5, एक दफ़ा 6, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है इसके अंदर, ठीक है, एक्चुअली इसके पीछे क्या है थ्योरी, कि वो ये है कि अगर आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स कॉइन को टॉस करें, इनफाइनाइट टाइम्स मीन्स मिलियन टाइम्स, बिलियन टाइम्स, ठीक है, तो तब जाके आपके पास ये सिचुएशन अराइज होगी कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 50% के करीब करीब होगा हेड और टेल का, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। बात समझे? अदरवाइज मुमकिन नहीं है, ठीक। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनको हम कहते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी इनफाइनाइट, कि हम जिस वक्त किसी चीज़ की कहते हैं 50% चांस और 50% नहीं है, सो वो 50% कहाँ से आता है?
वो हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लाखों, करोड़ों, मिलियंस में, बिलियंस में, तब जाके हम क्लोज टू 50% पहुंचेंगे हेड की प्रोबेबिलिटी को भी और टेल की प्रोबेबिलिटी। मे भी 1.499 आ जाए, 1.5, 0.001 आ जाए, ठीक है, 50.0001, ठीक है। सो देयर कैन बी अ डिफरेंस अगेन एट दैट पॉइंट, ठीक है। बट रिमेंबर, क्योंकि हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट्स की कि रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, और उसके अंदर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे हम रिपीट नहीं हो सकते। एयर, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉइन की जो टॉस है वो इफेक्ट होती है, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ जो हम इन्हीं एक्सियम से ही ड्राइव करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जी? इट सेज दैट probability of a null set should be क्या होनी चाहिए जी? 0। Obviously there is nothing happening, no probability, ना होने के चांस 0%, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट इसका probability of A complement is equal to 1 minus probability of A। क्योंकि अगर हमें याद हो हमने क्या था, कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास A इससे बाहर, हाँ जी, जो तमाम वो आउटकम्स जो उस इवेंट में नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हम A की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, A में फर्ज करें 3 इवेंट्स हैं, सैंपल स्पेस पे 100 इवेंट्स हैं, तो कंप्लीमेंट लेंगे तो हमें 97 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी अगर A में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 आउटकम्स हैं। तो बजाय 97 की फाइंड करने के हम 3 की ही फाइंड करें और उसको 1 माइनस कर दें, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 है ना। एक्सियम 2 क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है। इट सिंपली मीन्स कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इज 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और A कंप्लीमेंट मिलके क्या बना रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ऐसा ही है ना, ये वेन डायग्राम से भी हमें नजर आ रहा है, ठीक है। सो A और A कंप्लीमेंट की 1 आ गई। हम A कंप्लीमेंट अगर हमारे पास छोटा सेट तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, A छोटा सेट है हम उसकी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरे की हम 1 माइनस करके सिंपली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अच्छा जी, तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास C, कहते हैं कि फॉर एनी इवेंट A एंड B, अब यहां पर हम जो प्रॉपर्टी ड्राइव कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरीली बी म्यूचुअली मीन्स कि हम 2 इवेंट्स लेते हैं A और B, अब लाजमी नहीं है कि ये A और B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। एक्सियम 3 क्या कह रहा था कि अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स हैं तो अगर हम उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी लें, याद रखें इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ, यूनियन की प्रोबेबिलिटी लें, तो वो हमारे पास अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास 2 इवेंट्स हैं जो कि लाजमी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो एक चीज़ तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब पहले इसको आगे एक और टर्म आएगी, उसको समझने के लिए हम ये A है, ये B है। अब इसमें अगर आप और से देखें तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें थर्ड टर्म
क्या आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? यहां तक जो लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको वेन डायग्राम को देखें, इसमें ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। सो इसको देख के आप क्या बता सकते हैं, क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टर्म आनी चाहिए? ए यूनियन बी। यूनियन बी क्यों आना चाहिए? वजह भी बताएंगे, ठीक है। यू मस्ट हैव द रीजन बिहाइंड इट। इंटरसेक्शन वाले बताएं जी, क्यों आएगा इंटरसेक्शन? सर परमुटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था सर, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस ए इंटरसेक्शन दिया था। माई सिंपल क्वेश्चन इज, यूनियन आता है या इंटरसेक्शन आता है? यू आर गिविंग मी द आंसर, बट वाई? गुड। इसमें अगर आप इसको गौर से देखें, यहां तक जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसमें मैंने क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मतलब पूरे ए की प्रोबेबिलिटी ये, और फिर दूसरा मैंने क्या लिखा है? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये कितनी दफा आया है? 2 दफा। ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारे पास कितनी दफा आई है? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 दफा रिपीट हुई है, मीन्स कि हमारे पास रिजल्ट गलत आएगा। सो टू करेक्ट दैट रिजल्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नॉट एडिशन। 2 दफा आ गई है ना एक चीज, खत्म करने के लिए इफेक्ट हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट्स सिंपल। क्लियर होगी बात जी? Let's look at another theorem, and it says that the probability of an event B is equal to S1, S2, Sn is the sum of probabilities of the outcomes contained in the event। हमने एक इवेंट लिया है B और उसके आउटकम्स क्या हैं? S1, S2, S3 अप टू Sm, ठीक है। तो अब क्या कहता है ये थ्योरम कि अगर हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि आउटकम्स सैंपल स्पेस से आ रहे हैं और सैंपल स्पेस में हमने डिफाइन कर दिया है कि जीज आउटकम्स शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये यूनियन होंगे तब भी इकट्ठे आ सकते हैं, S1, S2, S3। इंडिविजुअल को देखा जाए आउटकम्स को तो उन सब की यूनियन लें तो तब भी ये बनेगा एक इवेंट, ठीक है। सो इसके अंदर भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है दैट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ all the outcomes in event B। ठीक है बाजी?
कोई भी इवेंट है हमारे पास, जैसे हमने एग्जांपल्स देखी थी रोलिंग अ डाई हमने कहा था इवेंट लेते हैं, इवेंट इज द रोल इज इवन मीन्स 2 4 6, तो हम 2 4 6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लेके उनको ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है बात जी। देखिए एक इवेंट आप लेते हैं, इवेंट में क्या होते हैं आउटकम्स, और आउटकम्स की क्या प्रॉपर्टी है, जब हम उनको सैंपल स्पेस से ले रहे हैं ना, सैंपल स्पेस से बाहर से तो कोई आउटकम नहीं ले सकते, तो सैंपल स्पेस से जब जहां से हम ले रहे हैं वहां पर उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब एक्सियम 3 अप्लाई करेंगे, तो बाय अप्लाइंग एक्सियम 3 हम देखते हैं कि हम अगर इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसको सम करें, तो हमारे पास जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे एग्जांपल्स आएंगी फिर ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। यहां तक ये स्टेटमेंट एक्सियम 3 के हवाले से आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक स्टेटमेंट क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा जी। एक डेफिनेशन है जी हमारे पास, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब है कि जितने भी आउटकम्स हैं वो किसी के आने के चांस भी बराबर हैं। जैसे हमने क्या कहा, फेयर डाई, फेयर कॉइन, फेयर कॉइन को टॉस करेंगे, हेड और टेल आने के चांस बराबर हैं, कोई भी आ सकता है, चांस बराबर है जब तक वो लैंड नहीं कर जाता। हम जिस तक रोल करते हैं डाई को, जब तक वो रोलिंग बंद नहीं करता, 1 से लेके 6 तक कोई भी डॉट्स अपर फेस पे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सो ऐसे तमाम इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ आ गई इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, कि किसी भी आउटकम के आने की चांस बराबर है। ठीक है, कि अगर हमारे पास फेयर डाई है, फेयर डाई इसलिए कि अनफेयर डाई नहीं होना चाहिए, अनफेयर डाई होगा तो वो किसी भी कुछ पॉसिबल आउटकम्स आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉइन हमारे पास फेयर होना चाहिए, अगर फेयर नहीं है तो लाजमी बात है हेड या टेल आने की किसी एक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, अब इसी बेस के ऊपर हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहते हैं जी, फॉर एन experiment with sample space S equal to S1 up to Sn। ठीक है, हमारे पास सैंपल स्पेस है और उसमें n पॉसिबल आउटकम्स हैं, in which each outcome Si is equally likely। ठीक है, हमने एक सैंपल स्पेस ली और उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ऑल जो n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है, जब वो इक्वली लाइकली हैं तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल आउटकम विल बी इक्वल टू 1/n। ठीक है, एंड
I should be between 1 and n. ठीक है बात? बस 1/n के बराबर है। n क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस में S1 से लेके Sn तक हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है ना। ऊपर देखें n है ना, टोटल n नंबर है।